नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार का सीमांचल इस वक्त नेताओं का गढ़ बना हुआ है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता यहां का दौरा करेंगे और अपने अपने वोटरों को साधेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। तो सर, आज सीमांचल एक केंद्र बना हुआ है नेताओं के लिए, तो इसे आप कैसे देखिए? 3 बड़े नेता वहाँ आज जा रहे हैं और तीनों का अपने आप में देखा जाए तो एक तरह से मुस्लिमों के बीच सिंधमारी की कोशिश है। अमित शाह आज अररिया के फारबिसगंज में दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे अपने। दूसरी बात कि तेजस्वी भी किशनगंज जा रहे हैं और ओवैसी जिनकी सबसे बड़ी कोशिश है कि वो किसी तरह से मुस्लिम वोटों को लामबंद करें, एकजुट करें और जो आरजेडी है या कांग्रेस है उसके वोट बैंक में सिंधमारी करें, वो जा रहे हैं कटिहार। तो कटिहार, अररिया और किशनगंज, इन तीनों में आज गहमागहमी रहेगी और तीनों नेताओं का इन सारे जो ज़िले हैं इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने की कवायद होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें एक बार इनके राजनीतिक पक्ष के अलावे भी एक भौगोलिक पक्ष को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना भौगोलिक पक्ष के समझे हम इनकी राजनीति को चाहें कि समझ लें तो इतना आसान नहीं है। देखिए, एक तो सीमांचल का जो एरिया है वो बांग्लादेश से दूर की थोड़ा सीमा लगती है, लेकिन बांग्लादेश से एक तरह से सीमा इंडायरेक्टली लग रही है। दूसरी बात, नेपाल भी कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, इसकी भी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल जो हमारा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल भी इससे जुड़ा हुआ है और इन सबों से कहीं ना कहीं घुसपैठ कनेक्टेड है। लगातार अमित शाह या भाजपा या मोदी जी या फिर नीतीश कुमार घुसपैठ की समस्या को उठाते हैं कि सीमांचल में घुसपैठ बहुत ज़्यादा हो रहा है, पश्चिम बंगाल को लेके भी लोग घेरते हैं। तो ये सारे, नेपाल की बात आती है, बांग्लादेश की बात आती है, तो ये सारा समस्या एक तरफ देखा जाए तो अगर अमित शाह जब बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, तो पहली बात ये होगी कि वो कार्यकर्ताओं को ये बताएंगे कि किस तरह से मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण से रोका जाए, ये वो मैसेज देंगे, ये समझाएंगे। दूसरी जो एक बड़ी बात है कि भाजपा के लिए बहुत मैटर इसलिए करती है कि पिछली विधानसभा चुनाव में बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से, अगर मैं ये आंकड़ा दूंगा तो बड़ा शॉकिंग ये चीज़ है कि 24 सीटों में से, सीमांचल टोटल 24 सीटें हैं, 24 में से 8 भाजपा जीत चुकी थी। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के लिए और अमित शाह के लिए भी बहुत बड़ी एक तरह से खुशी की बात है कि हो सकता है कि इस बार हम 8 से ज़्यादा बढ़ें। तो इसलिए ये बार बार वहाँ के वोटर्स को बताने की कोशिश करेंगे कि आपको जो बीजेपी को लेके जो मुस्लिमों के बीच में जो डर बैठाया जाता है और जिस तरह से मुस्लिमों ने आगे आके बीजेपी को वोट दिया और 8 सीटें दिलाईं, तो अमित शाह को कहीं ना कहीं इसका एहसास है कि अगर हम सही तरीके से अपनी बातों को प्रोजेक्ट कर दिए तो इस बार भी मुस्लिम हमें वोट देंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो राजद की बात है या कांग्रेस की बात है, तो ये लगातार ये हमेशा कहते रहे कि बीजेपी से आपको खतरा है, बीजेपी आएगी तो आपके साथ न्याय नहीं करेगी, आपको देश से बाहर निकाल देगी। जिस तरह से उसने एनआरसी को लेके, सीएए को लेके घेरा बीजेपी को, और आज वही अमित शाह बताएंगे कि कहीं कि आप एनआरसी और एनआरसी को लेके या सीईओ को लेके जिस तरह से बीजेपी का एक डर, एक हवा दिखाया गया, तो ऐसी बात नहीं है। बीजेपी डेवलपमेंट की बात करती है, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, किसी जाति के लोग हों, सबका साथ सबका विश्वास में उसका यकीन है और ये कहीं ना कहीं उनको लुभाने की कोशिश करेगी बीजेपी। और इसीलिए अमित शाह का ये दौरा सीमांचल में बहुत मैटर करता है। अब दूसरी बात आते हैं कटिहार में के दौरे पे ओवैसी की बात जो हम कर रहे हैं। तो देखिए, ओवैसी क्या है अगर देखा जाए तो ओवैसी का पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, तो ओवैसी को 5 सीटें मिली थी। सोचिए, मतलब एक तरह देखा जाए तो दूसरी एक तरह से बड़ी पार्टी है, अगर देखा जाए तो कांग्रेस को भी 5 सीटें हालांकि मिली थी। तो ओवैसी ने जिस तरह सिंधमारी की, तो ये एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि आने वाले समय में भी, मतलब कि इस चुनाव में जब नवंबर में चुनाव होगा तो ये बहुत बड़ी सिंधमारी कर सकती है और ये एक तरह से बहुत बड़ा झटका होगा आरजेडी के लिए, बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि सीमांचल इन 2 पार्टियों का देखा जाए तो बहुत बड़ा गढ़ है। हमेशा कांग्रेस ने भी इसमें 5 सीटें जीती थी, लेफ्ट को 1 मिली थी, राजद को 1 मिली थी। देखिए, जिस राजद को बड़ा गुमान रहता है कि हम मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर लेंगे या मुस्लिमों का हम वोट हासिल कर लेंगे, उसको मात्र पिछले चुनाव में 1 ही सीट मिली थी, तो और लेफ्ट को भी 1 मिली थी। तो ये
कहीं ना कहीं जिस तरह से सीटें उनको मिली थी ओवैसी को, तो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस बार भी ओवैसी सेंधमारी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह से उन्होंने शिक्षा को लेके और रोज़गार को लेके मुद्दा उठाया या मुसलमानों को जागरूक करने के लिए मुद्दा उठाया है, तो उस पर ये लगातार हो रहा है कि अब मुस्लिमों को बीजेपी या किसी का धौंस दे के या डर दिखाकर उनका वोट हासिल नहीं किया जा सकता है। मुस्लिमों को उनकी हिस्सेदारी की बात करनी होगी, उनकी भागीदारी की बात करनी होगी, और अगर 16-17% मुस्लिम हैं तो उनको उतना ही हिस्सेदारी देनी होगी, उनको उतनी भागीदारी देनी होगी। और मुस्लिमों को भी ये लगने लगा है कि नहीं, ओवैसी ही हमारे एकमात्र नेता हैं। राजद ने या लालू ने या तेजस्वी ने या फिर राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने इनको सिर्फ छला है। ये हाल के दिनों में देखा जाए तो ये एक नैरेटिव कहीं ना कहीं सेट हुआ है। दूसरी एक चीज़ बात और है, पूरे देश में जो आई लव मोहम्मद को लेके जो पूरा बवाल मचा हुआ है, उसमें भी इन्होंने ओवैसी ने इसको भी लेके एक एजेंडा, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। उन्होंने बोला है कि आई लव मोहम्मद एंटी नेशनल नहीं है। तो अगर आप उनको लेके बर्थडे वगैरह को लेकर भी कई सारी बातें की कि बर्थडे पर हम जब किसी को बोल देते हैं आई लव मोदी जी या कुछ भी, तो उसको लेके पैरेलल रख के कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहना गलत नहीं है। और ये कह के कहीं ना कहीं मुस्लिमों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं तेजस्वी पे। तेजस्वी जो है किशनगंज में है, किशनगंज की यात्रा पे आए हुए और जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसमें देखिए किशनगंज बहुत मैटर इसलिए करता है कि जो ये 4 जिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, इन 4 जिलों में और सभी में 39% 45% मुस्लिम हैं, लेकिन अकेले किशनगंज में 68% मुस्लिम हैं। तो ये एक बहुत बड़ा देखा जाए तो तेजस्वी के लिए फैक्टर है कि आखिर कैसे मुस्लिमों को हम बताएं कि तेजस्वी ही या राजद ही एकमात्र ऐसी नेता है जो कि मुस्लिमों के हक के लिए, मुस्लिमों के विकास के लिए लड़ सकती है। लेकिन तेजस्वी के पास कुछ कहने के लिए ज़्यादा इसलिए नहीं है कि जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी ने 10-10 हज़ार रुपये जो जीविका दीदियाँ उनको उसमें ट्रांसफ़र किया मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत, या फिर 3 अक्टूबर को करने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा जो राशि 10,000 से लेकर 2 लाख तक पहुँचने वाला है उनके बिजनेस के आधार पे, तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम नहीं देखा। तो ये सबसे पहले यहाँ लोग वोट देते समय भी अब इस चीज़ों को अब देख रहे हैं कि अगर हमारे खाते में प्रधानमंत्री के द्वारा या नीतीश कुमार द्वारा पैसे आ रहे हैं, अगर हमें पोशाक योजना के तहत फ़ायदा हो रहा है, छात्रवृत्ति योजना के तहत फ़ायदा हो रहा है, या फिर साइकिल योजना के तहत फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ तो हिंदू मुस्लिम को नहीं दिख रहा है। तो ऐसे मामले में वे अब डेवलपमेंट का स्वाद चख चुके हैं और डेवलपमेंट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो देखा जाए तीनों नेताओं का बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप जिस तरह से पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से सीटें आई भाजपा को आई या फिर जिस तरह से ओवैसी को आई, कांग्रेस को आई, तो इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होगा देखा जाए तो राजद और कांग्रेस को, क्योंकि राजद और कांग्रेस का ही मुस्लिम देखा जाए तो कोर वोटर है। ओवैसी कहीं ना कहीं का वोट काटेंगे, क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल बनेगा, एक तरफ ओवैसी है, एक तरफ एमजीपी महागठबंधन है और एक तरफ एनडीए है। इन तीनों में जब लड़ाई होगी तो सबसे बड़ा नुकसान होगा राजद को, महागठबंधन को, और बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि इनका जो मुस्लिम कोर वोटर बीजेपी के नहीं है, डेवलपमेंट वोट दे रहे हैं। और ये इसीलिए अमित शाह गए भी हैं वहाँ कि कहीं ना कहीं इनको बताया जाए कि अब हमारा डर दिखा के अगर आपको ज़्यादा दिन तक कोई दूर नहीं रख सकता है, आपको अपने डेवलपमेंट की तरफ सोचना चाहिए। कुल मिलाकर ये जो दौरा है ओवैसी का, क्या वो आरजेडी के ही खिलाफ है? क्योंकि एक तो उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया उनकी पार्टी को, जिससे वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। तो क्या ये तेजस्वी के लिए एक चैलेंज है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी को इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों का एक प्रेशर है कि ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करो। देखिए क्योंकि सुपौल में जिस तरह से तेजस्वी का रथ रोका गया और ये डिमांड की गई कि आप ओवैसी को महागठबंधन में शामिल कीजिए, तो और ओवैसी को ये शामिल कर नहीं सकते तेजस्वी, क्योंकि उनको ये डर है कि जिस तरह से सेकुलर का हम लोगों ने एक तमगा हासिल किया हुआ है, या वो सोकॉल्ड तमगा ही कहिए उसको, तो और चूँकि डेवलपमेंट का कुछ ऐसा है नहीं, और जिस तरह से चीज़ें फैलाई जाती हैं, जिस तरह से इनका समीकरण है MY समीकरण, तो ये सीधी सी बात है कि जातिवाद और सांप्रदायिकता पर आधारित इनका समीकरण है। लेकिन वो मैसेज देने की कोशिश तो हमेशा करते ही रहे कि हम सेकुलर लोग हैं, और उसमें इनको ये डर है कि लेफ्ट हो या कांग्रेस हो सब बुरा मान जाएंगे। दूसरी बात कि अगर ये नहीं शामिल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों का को भाजन बनेंगे, मुस्लिम इनका विरोध करेगा और ये इनके लिए सही नहीं होगा। देखिए 16-17% अगर देखा जाए तो जिस तरह से वोट है और 14-15% जो यादव वोट हैं, तो ये सब मिला जुला के ठीक ठाक पड़ जाता है। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे बिहार में विनिंग फैक्टर बनते हैं मुस्लिम यादव। और अगर इसमें भी देखा जाए तो मुस्लिम सबसे बड़े फैक्टर बनते हैं। तो सीमांचल में खासतौर पर देखा जाए तो जो मुस्लिमों का जो गढ़ है
जो मैंने पहले भी बताया कि किशनगंज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जिलों में भी 39%, 45%, 42% वोटर हैं। किशनगंज में 68% तक वोटर हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तेजस्वी का जो एक कोर वोट बैंक है वो एक बहुत बड़ा डर पैदा करता है। दूसरी बात एक चीज़ और है, तेजस्वी सत्ता से 20 साल से दूर है, तो उनके लिए कुछ ऐसा है नहीं जो कुछ वो कहें तो भरोसा हो जाए, क्योंकि लालू का जंगल राज कहीं ना कहीं भरोसे को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। जहां तेजस्वी कुछ बोलते हैं तुरंत जंगल राज पार्ट 2 की याद आने लगती है लोगों को, और लोग कह भी रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं कि अब दोबारा तेजस्वी सरकार नहीं चाहिए, हमें जंगल राज पार्ट 2 नहीं चाहिए, हमें वो दौर नहीं देखना है, हमें वो हिंसा नहीं देखनी है, हमें वो बेरोजगारी नहीं देखनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इनको घेरने के लिए काफ़ी है, और ये एक बहुत बड़ा झटका भी साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर सीमांचल इस वक्त नेताओं का गढ़ बना हुआ है। सभी पार्टियों के नेता इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता किसके साथ जाती है। तो इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।